गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल एथिक्स कमेटी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, फ्रंट पेज का एक आर्टिकल है जिसमें बताया गया है महुआ एक्सपेल्ड फ्रॉम लोकसभा, अपोजिशन एमपीज वॉकआउट। देखो, महुआ मोइत्रा जो वेस्ट बंगाल से एमपी हैं लोकसभा में, उन्हें एथिक्स कमेटी के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई थी लोकसभा को, तो लोकसभा ने उस एथिक्स कमेटी के आधार पर एक्सपेल्ड कर दिया है। एक्सपेल्ड करने का क्या मतलब है? उन्हें सस्पेंड कर दिया है कुछ टाइम के लिए। अब ये सस्पेंशन एक सेशन के लिए भी हो सकता है और पूरे सेशन के लिए भी हो सकता है, क्योंकि अब लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये लास्ट सेशन है, तो इस सेशन के लिए उन्हें एक्सपेल्ड कर दिया गया। तो हम इस आर्टिकल को A to Z देखेंगे। इथिक्स कमेटी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, क्यों राज्यसभा में इथिक्स कमेटी पहले आई, क्या 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 प्रोविज़न होते हैं, ये सब देखेंगे। दूसरा आर्टिकल क्या है? RBI कीप्स रेपो रेट एट 6.5%, रेजेस GDP ग्रोथ फोरकास्ट। मतलब RBI ने क्या किया है, रेपो रेट को 6.5 पे वैसे का वैसे ही रखा। देखो, रेपो रेट क्या होती है, बेसिक्स अगर आप जानते हैं तो कोई भी हेडलाइन समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। रेपो रेट वो होती है जिस पे RBI कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। RBI जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। अगर रेपो रेट मान लो ज़्यादा हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है, रेपो रेट का मतलब है कि अगर ज़्यादा हो गई तो कम लोन पे ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको का मतलब है कॉमर्शियल बैंक को। कॉमर्शियल बैंक्स को जो रेट मिलता है उस रेट पे मिलती है। कॉमर्शियल बैंक क्या करती हैं, जो कॉमर्शियल बैंक के पास बॉन्ड पड़े होते हैं RBI के, वो RBI को बॉन्ड दे देती है और क्या करती है, RBI मनी दे देती है। अब क्या करते हैं, जब मार्केट में मनी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होने का मतलब है मार्केट में मनी का सर्कुलेशन बहुत होता है। मार्केट में मनी का सर्कुलेशन होने का मतलब क्या होता है कि आपके बैंक अकाउंट में बहुत पैसा होता है, लिक्विडिटी बहुत होती है। लिक्विडिटी किसी फॉर्म में भी हो सकती है, कैश की फॉर्म में भी हो सकती है और कैशलेस फॉर्म में भी हो सकती है। तो इस लिक्विडिटी को कम करने के लिए अक्सर क्या करती है गवर्नमेंट, रेपो रेट बढ़ा देती है। ठीक है, अब ये रेपो रेट जब बढ़ा देती है RBI, तो ऑब्वियस सी बात है कॉमर्शियल बैंक जो है ज़्यादा रेपो रेट पे पैसा नहीं लेंगे। ज़्यादा रेपो रेट पे अगर पैसा लेंगे तो लोन में ज़्यादा रेट लगाएंगे, लोन में ज़्यादा रेट लगाएंगे तो लोग लेंगे नहीं पैसा। तो इसलिए मनी को कम फ्लो करने के लिए RBI क्या करती है, रेपो रेट को बढ़ा देती है। अभी इन्होंने 6.5% रेपो रेट रखा है। इसका मतलब है इन्होंने बैलेंस रेपो रेट रखा है कि अगर लोगों को पैसे की ज़रूरत है, कॉमर्शियल बैंक को पैसे की ज़रूरत है बिजनेसेस के लिए, तो ईजिली उठा सकते हैं। मगर कुछ लोगों का कहना है ये रेपो रेट ज़्यादा है, इस रेपो रेट की वजह से जो हमारे कॉमर्शियल बिजनेसेस हैं, जो हमारी कंपनियां हैं MNC वगैरह, वो इस रेपो रेट पर लोन उठाते हुए डर रही हैं। और दूसरा क्या होता है, एक रिवर्स रेपो रेट का कॉन्सेप्ट होता है। रिवर्स रेपो रेट के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि RBI क्या करती है, जब देखती है मार्केट में बहुत ज़्यादा मनी का फ्लो है तो रिवर्स रेपो रेट क्या करती है, बढ़ा देती है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक के पास जो पैसा है उसे RBI क्या करेगी, उस रेट पे पैसा वापस उठाएगी और RBI क्या करेगी, अपना बॉन्ड जो है कॉमर्शियल बैंक को दे देगी। अब ये जो कागज पत्र जिस पे लिखा है कि हम आपको इतना पैसा इन फ्यूचर देंगे, तो कॉमर्शियल बैंक को बेनिफिट हो जाता है कि भाई हमारा पैसे पे इतना ऑलरेडी इंटरेस्ट RBI दे रही है, तो क्यों ना हम पैसा RBI को दे दें। तो क्या करती है, रिवर्स रेपो रेट जब बढ़ा देती है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने का मतलब क्या है, RBI कम पैसे पे ज़्यादा इंटरेस्ट दे रही है। मतलब आपने 100 रुपये जमा किया तो आपको 110 दे रही है, तो ये हो गया 10% रिवर्स रेपो रेट। ऐसे ही क्या होता है, तो रिवर्स रेपो रेट ऑब्वियस सी बात है हमेशा कम होता है रेपो रेट से, याद आप रखना। तो ये चीज़ें इस आर्टिकल में बताई गई हैं कि कैसे रिवर्स रेपो रेट वर्क करती है, क्यों RBI जो है रेपो रेट को आए दिन चेक करती रहती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्या रोल है। आपको मैंने पहले भी ये चीज़ बताई थी, आज फिर से बता रहा हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिस रेट पर इन्फ्लेशन डिसाइड करती है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से डिफाइन किया जाता है। आप हमेशा याद रखना, ये होलसेल प्राइस इंडेक्स से नहीं निकाला जाता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ज़रूर याद रखें। अब महुआ मोइत्रा का जो केस है वो शुरू से हम देख लेते हैं। देखो क्या किया है, लोकसभा ने रिसेंटली कैश फॉर क्यूरी के केस में
महुआ मोइत्रा जो एमपी हैं वेस्ट बंगाल से, उन्हें एक्सपेल्ड कर दिया है। ठीक है, और इस कैश फॉर क्यूरी केस का मतलब है कि आपने क्वेश्चन पूछने के लिए बाहर के किसी पर्सन से आपने पैसा लिया है, मगर अपोजिशन का इसमें कहना है कि आपने जो है इसमें इंक्वायरी अच्छे से नहीं की है। जो जिस मेंबर के खिलाफ, मतलब जिस पर्सन के खिलाफ आरोप है उसके खिलाफ कोई भी इथिकल कंडक्ट नहीं कराया गया। दुबई बेस्ड जो बिजनेसमैन है उसके खिलाफ कोई भी इथिकल कंडक्ट नहीं कराया गया, कोई कमेटी नहीं बिठाई गई, केवल महुआ मोइत्रा के खिलाफ आपने कमेटी बिठा दी। तो ये अपोजिशन का अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, गवर्नमेंट के अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ देख लेते हैं कि कैसे ब्राइब के केस में इन्हें एक्सपेल्ड किया गया। देखो कमेटी ने क्या किया, प्रोसीडिंग इशू की और कमेटी ने एविडेंस जुटाए और एविडेंस के आधार पर कंप्लेंट की गई अगेंस्ट द एमपी। ठीक है, अब क्या देख लेते हैं, व्हाट आर द पोटेंशियल आउटकम। पोटेंशियल आउटकम क्या होगा, इफ द एथिक्स कमेटी फाइंड मेरिट, कह रहे हैं अगर एथिक्स कमेटी को कोई मेरिट मिलती है तो उस मेरिट के आधार पर क्या किया जाएगा, रिकमेंडेशन दी जाएगी लोकसभा को, और लोकसभा क्या करेगी, सस्पेंशन करेगी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए एमपी को। देखो अभी आपको नहीं समझ में आएगा, अभी ये कॉन्टेक्स्ट है बेसिक, अभी हम एकदम नीचे जाकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाउस इंक्लूड ऑल एमपी विल अल्टीमेटली डिसाइड, मतलब जो एमपी हैं हमारे लोकसभा में वो अल्टीमेटली डिसाइड करते हैं। आपको पता है, ऑब्वियस सी बात है, स्पेशल मेजॉरिटी बहुत कम केसेस में चाहिए होती है किसी भी केस को डिसाइड करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होगी, और सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होगी तो लोकसभा में गवर्नमेंट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके ही सारे मेंबर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसे एक्सपेल करना ईजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात बताई गई यहाँ पर यही बात बताई गई है, अगर कमेटी एक्सेप्ट कर लेती है रिकमेंडेशन को और कमेटी की रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर दी जाती हैं तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। इफ़ एक्यूज्ड, अगर एक्यूज्ड को देखो, एक्यूज्ड को अगर ये लगता है जो मुझे एक्सपेल किया गया है, हटाया गया है, ये एडवर्स डिसीजन है और ये रॉन्ग डिसीजन है, तो इसे कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किया जा सकता है। कोर्ट ऑफ लॉ क्या कहता है, कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा कहा जाता है कि आप हमारे यहाँ इसे चैलेंज बहुत मिनिमम केसेस में कर सकते हैं, ग्राउंड बहुत कम है। जैसे आपकी जो इथिकल कंडक्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ग्रॉस इलीगलिटी है, डिनायल नेचर ऑफ जस्टिस है, मतलब आपके जो जस्टिस का सिस्टम डिनायल है, ग्रॉस इलीगलिटी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसके आधार पर किया जाता है। देखो अभी हम कॉन्टेक्स्ट ही डिस्कस कर रहे हैं, अभी हमने आपको ये नहीं बताया है कि इथिक्स कमेटी किस तरह से वर्क करती है, कैसे रिपोर्टिंग की जाती है। आप एकदम सब्र रखिए, आपको सारी चीज़ पता चल जाएगी। 2005 में क्या किया गया, 10 लोकसभा के एमपी और 1 राज्यसभा के एमपी को एक्सपेल्ड कर दिया गया। केस था मनी से रिलेटेड, मतलब कैश फॉर क्यूरी केस था वो भी। उसमें क्या किया गया था, लोकसभा के स्पीकर ने एक बंसल कमेटी बनाई थी, एक स्पेशल कमेटी के आधार पर स्पीकर ने इस कमेटी को एग्जामाइन किया था। जबकि राज्यसभा में उस टाइम क्या किया गया था, 2005 में इथिक्स कमेटी ने आरोपों को सिद्ध किया था। देखो पहले जो थी इथिक्स कमेटी परमानेंट नहीं थी, मतलब स्टैंडिंग नहीं थी। राज्यसभा की स्टैंडिंग कमेटी थी 1997 से ही, मगर लोकसभा में जो है स्टैंडिंग कमेटी नहीं थी। तो 2005 में एक अलग से बंसल कमेटी बनाई गई ताकि उस पर स्पेशल संज्ञान लिया जा सके, और बंसल कमेटी के आधार पर इनको एक्सपेल कर दिया गया था। अब क्या है, अब देखो लोकसभा की इथिक्स कमेटी क्या होती है। देखो स्पीकर जो है 1 साल के लिए इथिक्स कमेटी को अपॉइंट करते हैं, ठीक है, लोकसभा में। इसमें 15 मेंबर होते हैं, और जो अनइथिकल कंडक्ट होता है, देखो अनइथिकल कंडक्ट क्या हो गया, कैश फॉर क्यूरी हो गया, आपने कैश देकर क्वेश्चन पूछे। मान लो किसी बिजनेसमैन ने आपसे कहा, ये एमपी है रामू, और रामू से कहा कि आपको गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछना है इस टॉपिक पर, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ और मैं आपके अकाउंट में इतना पैसा दूंगा, तो इट इज़ कॉल्ड अनइथिकल कंडक्ट। और भी अनइथिकल कंडक्ट हो सकता है, गाली देना, गलौज करना, और एमपी को एक्सप्लॉइट करना, ये सब अनइथिकल कंडक्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, अब हिस्ट्री क्या है, देखो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यू दिल्ली में 1996 में। ठीक है, उस टाइम ये इथिक्स पैनल का आइडिया मूव किया गया था, मतलब लाया गया था। वाइस प्रेसिडेंट जो थे हमारे राज्यसभा के चेयरमैन थे KR नारायण साहब ने इथिक्स कमेटी को अपर हाउस के लिए 4 मार्च 1997 को स्टेबलाइज कर दिया था, मगर लोकसभा में जो स्टडी ग्रुप फॉर्म हुआ था 1997 में, इन्होंने
ने इसको नहीं कंसीडर किया था, इसलिए लोकसभा में इथिक्स कमेटी नहीं आई थी। फाइनली इथिक्स कमेटी एडहॉक बेसिस पर 13 लोकसभा में आई और जीएमसी वालयोगी ने कॉन्स्टिट्यूट एडहॉक इथिक्स कमेटी इन 2000 में इथिक्स कमेटी एडहॉक बेसिस पर आई। एडहॉक बेसिस का मतलब है परमानेंट नहीं है, स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, हर साल उसके मेंबर स्पीकर के द्वारा नहीं चुने जाते। 2015 में क्या हुआ, इथिक्स कमेटी को परमानेंट स्टेटस दे दिया गया। परमानेंट स्टेटस का मतलब है कि आपकी कमेटी जो है परमानेंट का मतलब है कि आपकी कमेटी जो स्टेबलाइज की गई है वो स्टैंडिंग कमेटी होगी और हर साल उसके मेंबर और उसका जो चीफ है स्पीकर के द्वारा चूज किया जाएगा। अब इसका प्रोसीजर आप देख लो, प्रोसीजर क्या है, कोई भी कंप्लेंट ऐसे एथिक्स कमेटी के द्वारा नहीं ले ली जाती है, उसके खिलाफ एविडेंस होना चाहिए, ठीक है, फॉल्स, फेरिबलस और वैक्सियस कंप्लेंट नहीं ली जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो कंप्लेंट की जाती है वो किसी के भी द्वारा की जा सकती है, या तो जो लोकसभा का एमपी है वो दूसरे एमपी के खिलाफ कर सकता है, या बाहर से कोई पर्सन जो है वो एमपी के खिलाफ संज्ञान ले सकता है। और बाहर से जब पर्सन कोई एमपी के खिलाफ संज्ञान लेगा तो उसको एफिडेविट दिया जाएगा उसके द्वारा कि इस एमपी ने ऐसे ऐसे करप्शन किया है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे। तो एफिडेविट अगर गलत होता है, फॉल्स होता है, फेरिवोलियस होता है, वैक्सियस होता है, तो उस जिस पर्सन ने कंप्लेन की है उसके खिलाफ संज्ञान लिया जाएगा। जब मगर जो एमपी है लोकसभा का, अगर वो कंप्लेन करता है तो उसे एफिडेविट देने की कोई ज़रूरत नहीं। मान लो ये रामू एमपी है, रामू ने क्या किया, रोहन के खिलाफ कंप्लेन दी, तो इस केस में एफिडेविट की जरूरत नहीं है। मान लो ये श्यामू है बाहर का पर्सन, इनने रोहन के खिलाफ कोई भी संज्ञान लिया, तो इस केस में एफिडेविट देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो श्यामू है बाहर का पर्सन है वो एमपी नहीं है, जबकि रामू जो है वो एमपी है, वो रोहन के खिलाफ संज्ञान ले सकता है, ठीक है। तो इस तरह से लिया जाता है। अब स्पीकर क्या करता है, कोई भी कंप्लेन है उसे रिफर कर देता है इथिक्स कमेटी को। अब इथिक्स कमेटी ऐसे कोई भी कमेटी संज्ञान नहीं लेती है, ऐसे एंटरटेन नहीं करती है कि कोई भी मीडिया में आ गया उसका मीडिया ट्रायल हो गया। क्या करती है इथिक्स कमेटी, प्राइमा फेसिया करती है, मतलब आपके द्वारा क्या किया जाता है, एक उसके खिलाफ एविडेंस जुटाए जाते हैं, वो एविडेंस के आधार पर इवोल्यूट किया जाता है कंप्लेन को, ठीक है। इसके ऐसे किया जाता है, मतलब प्राइमा फेसिया होना चाहिए कि आपने बाकायदा देखा। अब कमेटी क्या करती है, प्रेजेंट करती है रिपोर्ट स्पीकर को। अब स्पीकर क्या करते हैं, लोकसभा को ये कंसिडरेशन के लिए दे देते हैं और इसमें हाफ एन आवर मतलब आधा घंटे का डिस्कशन अलाउ किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से देखा गया कि जो लोकसभा के एमपी होते हैं ओवरऑल वही डिसाइड करते हैं। स्पीकर का क्या रोल होता है कि वो कंप्लेन को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा फर्स्ट स्टेज पर। अगर एक्सेप्ट कर ली है और कमेटी की रिकमेंडेशन आ गई है तो स्पीकर के ऊपर है, वो दोबारा से लोकसभा में भेजता है और लोकसभा के एमपी सिंपल मेजॉरिटी के साथ डिसाइड करते हैं कि इस एमपी को एक्सपेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब क्या कह रहे हैं, लास्ट में इन्होंने ये चीज बताई है, जो प्रिविलेज कमेटी होती है, प्रिविलेज कमेटी का काम जो होता है लगभग इथिकल कमेटी की तरह ही होता है, इथिक्स कमेटी की तरह होती है, मगर प्रिविलेज कमेटी क्या करती है, सीरियस एक्यूजिशन को प्रिविलेज कमेटी के पास भेजा जाता है। देखो सीरियस एक्यूजिशन कुछ भी हो सकते हैं, जैसे एमपी ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ले रखा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एमपी के द्वारा यूज की जाती हैं। प्रिविलेज कमेटी ही है जो सेफगार्ड करती है फ्रीडम को, अथॉरिटी को, डिग्निटी को पार्लियामेंट की। कोई भी ब्रीच ना कर पाए प्रिविलेज का, जो एमपी बोल सकते हैं, एमपी के द्वारा बोलने का अधिकार है, दूसरा एमपी उसे रोक नहीं सकता, गाली गलौज नहीं कर सकता। इथिक्स कमेटी क्या करती है, मिसकंडक्ट को ही इन्वॉल्व करती है मेनली। तो ये हमने आर्टिकल देखा इथिक्स कमेटी का A to Z के बारे में हमने जाना इथिक्स कमेटी क्या होती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर लाइक करें। देखो अगला आर्टिकल देखने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाता है, थोड़ा सा लेट आता है क्योंकि हम उस टॉपिक पर रिसर्च करते हैं। इसीलिए आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। अगला आर्टिकल हमारी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आजकल शेयर भी बहुत मार्केट में हाई जा रहे हैं। ये एक मिनी रत्ना कंपनी है, ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिनी रत्ना कंपनी है और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, मतलब
स्टेट ओन्ड है, सारा शेयर इसमें स्टेट का है और ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह वर्क करती है और कंट्रोल में है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की। देखो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की तो तरह वर्क करती है। स्टेबलाइज की गई थी 1987 में, इंपॉर्टेंट है ये याद रखना है। रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी एक पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जिसे कंपनी एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर्ड किया गया है और एज अ एनबीएफसी रजिस्टर्ड है आरबीआई के अंदर। देखो एनबीएफसी क्या होता है, मैंने आपको बताया एनबीएफसी क्या करती हैं, ये बैंकिंग का काम नहीं करती। इनके द्वारा क्या किया जाता है, मेनली इनके द्वारा इशू किया जाता है बॉन्ड और इनके द्वारा ही जो है बड़ी बड़ी कंपनीज को लोन दिया जाता है। अब कंपनीज कोई भी क्राइसिस में ना आए, एनबीएफसी कोई भी क्राइसिस में ना आए, इसलिए आरबीआई का रेगुलेशन होता है और कंपनी एक्ट के अंदर इन्हें रजिस्टर्ड किया जाता है। अब रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो है प्राइमरी इंगेज करती है, प्रमोट करती है किसी भी रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट को, डेवलपमेंट लाती है, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है और ये मेनली न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज के जो प्रोजेक्ट हैं उनके द्वारा ही देखा जाता है, जिसमें इफ़िशिएंट और कंजर्वेशन के लिए बनाया जाता है। इसका मोटो क्या है, एनर्जी फॉर एवरीवन, मतलब इसका मोटो भी आपको पता होना चाहिए, छोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट को और स्कीम्स को, ठीक है। लैंडिंग करती है, लैंडिंग के लिए क्या किया जाता है, इन्हें फाइनेंस किया जाता है रिन्यूएबल एनर्जी में, ठीक है। फंडिंग की जाती है, रेवेन्यू दिया जाता है और इंटरेस्ट इन्हें जो मिलता है उस पर वर्क करते हैं। मान लो इन्होंने किसी को फंड दिया तो उसके थ्रू जो इंटरेस्ट मिला उस पर वर्क करेंगे, मार्केट के रेगुलेशन पर वर्क करेंगे और ये इनके द्वारा पैसा जो है मार्केट से उठाया जाता है। यही हेडलाइन है। देखो हेडलाइन में क्या किया गया है, क्या बताया, इरडा रेजेस 643 करोड़ फ्रॉम एंकर इन्वेस्टर। एंकर इन्वेस्टर भी अभी हम देखेंगे कि एंकर इन्वेस्टर क्या होते हैं। अब क्या है, फंडिंग मैंने बता दिया आपको। अब ये देखो इरडा का सिंबल है, आपको पता होना चाहिए इरडा का सिंबल कैसा है। कभी कभी यूपीएससी पूछता नहीं है मगर ये आपको बेसिक चीज़ है, करोड़पति जैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कैसा सिंबल है इरडा का, ठीक है। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के बारे में बताया। देखो एनबीएफसी कंपनी एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं और आरबीआई का रेगुलेशन होता है। इनको मैनेज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के द्वारा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री आपको पता होना चाहिए एनबीएफसी किसके द्वारा मैनेज की जाती है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एनबीएफसी में क्या रोल है, मैंने बता दिया। ये बिजनेस में क्या करते हैं, परचेज करते हैं बॉन्ड को, लैंडिंग करते हैं पैसे को, इंश्योरेंस बिजनेस करते हैं, रिसीव डिपॉजिट। देखो एक होता है एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, मगर ये डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जो होता है, मान लो राम ने कहा कि मैं एनबीएफसी में पैसा सबमिट करूँगा, आपने एनबीएफसी में पैसा दे दिया, ठीक है, राम ने पैसा दे दिया। अब राम जो है कभी भी अपने पैसे का डिमांड नहीं कर सकता, मतलब ये डिमांड डिपॉजिट नहीं लेते हैं, आप याद रखना। केवल आपको केवल डिपॉजिट टेकिंग है जब एनबीएफसी ने उसमें रेगुलेशन है, टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके आधार पर ही पैसा आपको वापस मिलेगा। देखो एंकर इन्वेस्टर क्या होते हैं, आप एंकर इन्वेस्टर का कॉन्सेप्ट जान लो। एंकर इन्वेस्टर क्या होते हैं, एक तरह के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं। कोई भी कंपनी जब अपने आईपीओ इशू करने वाली होती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उससे पहले क्या होता है, एंकर इन्वेस्टर को मौका दिया जाता है कि आप हमारी कंपनी के शेयर खरीदें और हमारी कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ाएं। आप मान लो ये कंपनी है कोई एबीसी, ये एबीसी कंपनी है, अभी ये कंपनी स्टेबलाइज हुई है, ये आईपीओ इशू करने से पहले क्या कहती है, हम एंकर इन्वेस्टर के पास जाते हैं। अब एंकर इन्वेस्टर को ये अपना प्रोजेक्ट बताते हैं, एंकर इन्वेस्टर को पसंद आ जाता है इनका प्रोजेक्ट, एंकर इन्वेस्टर क्या करते हैं, इनके शेयर खरीद लेते हैं। अब ये मार्केट में न्यूज़ जाती है कि एंकर इन्वेस्टर ने इस कंपनी के शेयर खरीदे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, एजम्पशन में ये हो जाता है इनका वैल्यूएशन बहुत बढ़ जाता है। अब ये जब वैल्यूएशन बहुत बढ़ जाता है तो लोग क्या करते हैं, आईपीओ की तरफ भागते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की तरफ। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में ये बेनिफिट है कि शेयर सस्ता मिलता है और दूसरा बेनिफिट है रिटर्न ज़्यादा मिलता है। अब क्या करेगी, एंकर इन्वेस्टर के लिए
अब एंकर इन्वेस्टर का क्या फायदा हुआ कि कंपनी को इजीली लोगों के द्वारा पैसा मिल गया, उसके शेयर खरीद लिए गए। तो यही एंकर इन्वेस्टर होता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है। इसके द्वारा स्टार्टिंग में बिडिंग कर दी जाती है, इसके लिए ओपन कर दिया जाता है, मगर एक कंडीशन है कि इसमें लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन पीरियड क्या होता है कि अगर मान लो किसी कंपनी का एंकर इन्वेस्टर ने शेयर खरीदा, तो उसके लिए क्या है कि 30 दिन तक आप अपना शेयर नहीं बेच सकते। मतलब अभी तक वैसे सेबी ये कह रही है कि ये जो लॉक इन पीरियड है ये 30 दिन से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब आप 30 दिन के बाद अपना शेयर वापस बेच सकते हो मार्केट में और कंपनी को वापस दे सकते हो। मगर क्या है कि एंकर इन्वेस्टर का सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही मिलता है कि लॉक इन पीरियड के थ्रू क्या होता है कि एंकर इन्वेस्टर को पैसा तो मिलता ही मिलता है, मगर लॉक इन पीरियड के थ्रू क्या होता है, कंपनी को पैसा मिल जाता है। और जब 30 दिन तक किसी कंपनी के पास रहेगा पैसा, किसी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है शेयर मार्केट में शेयर प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई है कि सेबी जो है वो एंकर इन्वेस्टर का पैसा और ज़्यादा दिन कंपनी में रखना चाहती है। समझ रहे हैं? मान लीजिए, आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ। मान लीजिए ये कंपनी है डी, अब इन्होंने एंकर इन्वेस्टर ने इसके शेयर खरीदे। अब एंकर इन्वेस्टर कह रहे हैं नहीं हमें 30 दिन के अंदर ही बेचना है, तो कंपनी की वैल्यूएशन डिग्रेड हो सकती है। क्या रीज़न है कि एंकर इन्वेस्टर इतनी जल्दी वापस करना चाहते हैं? तो इसीलिए जो लॉक इन पीरियड है वो 30 दिन है। मिनिमम आपको 30 दिन के शेयर रखना ही पड़ेंगे, एंकर इन्वेस्टर को मिनिमम 30 दिन तक शेयर रखना ही पड़ेंगे। इसके बाद क्या होगा कि एंकर इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं, एंकर इन्वेस्टर इजीली उसे भेज सकते हैं। तो आज ये हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए। इथिक्स कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट था, A to Z जाना उसके बारे में, एंकर इन्वेस्टर के बारे में जाना, एडा के बारे में जाना, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी क्या है ये इंडिया की, कब स्टेबलाइज हुई, क्यों कंपनी एक्ट 1956 के अंदर आती है, क्या रीज़न है, इसे NBFC कहा जाता है। और NBFC क्या होते हैं हम इन्हें ये जाना, और NBFC किस कंपनी के अंदर आते हैं, किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, ये सब हमारे द्वारा देखा गया। तो ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें। कोई भी क्यूरी है आप हमसे टेलीग्राम से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करते हैं तो आपको कोई सजेशन चाहिए तो हमारे द्वारा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।